नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती पार्ट 2। दोस्तों, पहला पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11, जो आपको रेनबो रेनबो एससीईआरटी बुक से मैंने सारा समरी डिटेल में करवा रखा था। डिटेल इन द सेंस कि आपको शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करवाया था, ठीक है। और आज की वीडियो में सेम चीज़ें, लेकिन चैप्टर जो 6 to 10, पहला पार्ट में चैप्टर 1 to 5 पोएम का मैंने करवा दिया है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपका ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर भी पूछे जा सकता है। अगर पूछे जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पोएट के बारे में, पोएम, इम्पॉर्टेंट डेट और ये पोएम कहाँ से लिया गया है, कितनी स्टेंजा है, उसका मीनिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को शॉर्ट में मैं बता दिया हूँ ताकि आपके हेल्प हो सके, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको पूछने वाला है नहीं। तो आज की वीडियो में भी सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन चैप्टर चेंज रहेगा। आज की वीडियो में चैप्टर 6 to 10 आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें पोएट्री सेक्शन है क्लास 11 का, ओके। आप देख सकते हो रेनबो से लिया गया है। इसमें शॉर्ट समरी नोट्स चैप्टर का मैंने करवाया है, ऑथर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पोएम कहाँ से ली गई है, इस पोएम में क्या क्या कहा गया, इन सारे चीज़ों को डिस्कस। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहीं नहीं जाना है। वीडियो पसंद आने पर आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही मेरे को मोटिवेट करता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ओके। दोस्तों, वीडियो ये रहा आपके सामने। क्लास चैप्टर 6 से लेके चैप्टर हम लोग 10 करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। और चैप्टर 6 आपका है 3 years he grew, written by William Wordsworth. Chapter 7 Village Song, written by Sarojini Naidu. Chapter 8 Followers, written by Seamus Heaney. Chapter 9 Voice of the Unwanted Girl, written by Sujata Bhatt. एंड द लास्ट चैप्टर साउथ दिल्ली मर्डर, रिटेड बाय तवीज़ खैर। इन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है 3 years he grew। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ, यहाँ पर उनकी जो एक डॉटर होती है वो डेथ कर जाती है, मर जाती है, और उन्हीं के बिहाफ में उनको डेडिकेट करते हुए ये पोएम लिखी गई है। नेचर को दिखाती हुए कैसे उनकी बच्ची को नेचर नर्चर करता है, सिखाता है, लर्निंग टीच एवरी थिंग्स, बच्ची को नेचर के द्वारा सिखाने की बात कही गई है, ओके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द मोस्ट famous poet, and that he was belongs to a romantic era. So first of all we know about the William Wordsworth। तो पहले हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था कब, 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। 1770 को हुआ, 1770 में। डेथ इनकी 23 अप्रैल 1850 को होता है। ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, और इन्हें पोएट लॉरेट ब्रिटेन में 1843 में इनको नवाजा गया था। इनकी बात करते हैं, इन्होंने एक लिरिकल बैलेट्स लिखा था एस.टी. कॉलरिज के साथ में, काफ़ी फेमस है वो। ही वॉज बॉर्न इन कम्बरलैंड एंड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडिकेटेड इन कैम्ब्रिज। इन्हें रोमांटिक एड्स का काफ़ी ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स कहा जाता है। ही रिवेल्ड अगेंस्ट द ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड पोएट्री ऑफ फेवर ऑफ मोर नेचुरल लैंग्वेज। अगर हम बात करते हैं 1805 में वर्ड्सवर्थ की काफ़ी मास्टरपीस राइटिंग पब्लिश हुई थी। 1850, याद रखोगे डेट, प्रील्यूड, ओके। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लिरिकल बैलेट जो था इसमें से एस.टी. कॉलरिज का आपका कम था कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम था यहाँ पर लिरिकल बैलेट्स, और उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का ज़्यादा था। 17 अप्रॉक्स विलियम वर्ड्सवर्थ का रहा था, और बाकी 24 टोटल था, ठीक है। तो इस तरीके से था। फिर मास्टरपीस वर्ड्सवर्थ का 1805 में प्रील्यूड करके है ना, द लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रहा है प्रील्यूड 1805 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ देगा तो आपको याद रखना होगा। द सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएट्री और द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर, ये सारे चीज़ें इनका सब्जेक्ट रहा है, ब्यूटी और मिस्ट्री ऑफ द नेचर, ओके। और 3 years he grew जो है ये डैट इज द सेलिब्रेट एक सीरीज, मतलब लूसी पोएम, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी लूसी पोएम का ये पार्ट रहा है, वहीं से ये इसको लिया गया, लूसी पोएम, ओके। ही यूजुअली लुक अपॉन नेचर एज अ टीचर। उन्होंने हमेशा मतलब लिखने का जो इनका स्टाइल रहा है वो नेचर को ही थीम मानकर लिखा है उन्होंने। अगर हम पोएम की बात करें तो जो आप पढ़ रहे हो,
3 years सी ग्रीव, है ना, 3 साल की जो बच्ची के बारे में जो बात हो रही है, अपने बच्ची को बिहाफ में उन्होंने ये पोएम को डेडिकेट किया है। तो ये रिटेन इन 1798, पब्लिश्ड किया था लिरिकल बैलेट्स में, इसको पब्लिश की गई थी। ये 40 लाइन्स का पोएम है दोस्तों, 40 लाइन्स का पोएम है। और इसको 7 स्टेट में बांटा गया, एक से स्टेट में 6 लाइन्स होते हैं, है ना, तो 7 6 या 42। इसकी जो राइमिंग स्कीम है ना, AAB, पहला AAB एंड CCB। ओके, वंस अगेन AAB एंड CCB। इसका जो लूसी सीरीज में 5 पोएम्स रहे हैं, उनमें से ये एक पोएम रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया, इतना चीज़ आप जान लोगे। नेक्स्ट पोएम पर चलते हैं, विलेज सॉन्ग रहा सरोजिनी नायडू। एक्चुअली ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे, क्योंकि टाइम तो आप लोग के या हमारे पास भी नहीं है, और मुझे और भी आपके लिए काम करनी है। तो आप ये सारी चीज़ें मैं सारा आपको प्रोज भी इसी तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। एक्चुअली विलेज सॉन्ग में है दोस्तों क्या, दैट इज़ द रिटेन बाय सरोजिनी नायडू। एक गांव की मतलब एक सीन को दिखाया गया है, गांव का जो कल्चर, गांव में जो लड़कियां होती है वो कैसे सफ़र करती है, कैसे रहती है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा, विलेज सॉन्ग में। मतलब वो गांव की जो लड़कियां वो मटके अपने सर पर रखकर काफ़ी दूर तक वो पानी भरने जाती हैं, है ना। और काफ़ी मतलब मतलब इस तरीके से दिखाया गया कि उसमें बोला गया है कि दूर होती है, फिलाने में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो लाते समय बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर बताई गई है दोस्तों, ठीक है। तो विलेज सॉन्ग में स्पेशली एक गांव का सीन दिखाने की कोशिश किया गया है ना। मतलब एक लड़की घड़ा भरती है, उसकी मतलब जो सोल होता है, जो सारा कुछ जो कहानी है ना, वो सारे गांव के बारे में सीनरी यहाँ पर बताई गई। चलिए आगे देखते हैं। विलेज सॉन्ग में पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। तो इनकी जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ है, और डेथ इनकी 2 मार्च 1949 को हुई है। और इनके बारे में और अगर हम जानते हैं तो इनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को, ठीक है। तो सी वॉज अ पोएट, नेशनलिस्ट भी रहे, फाइटर फॉर वुमेन राइट्स, वुमेन की राइट को लेकर काफ़ी अग्रसर रहे हैं। और इसने इन्हें नेशनल बिल्डर भी कहा जाता है ना, ठीक है। तो एक्चुअली इनके राइटिंग में वुमेन्स राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और इस पोएम में भी वही देखने को मिल रहा है ना, कि गांव की लड़कियों को किस तरीके से लोग रखते हैं, रहते हैं, है ना। तो आगे देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे तो द 3 वॉल्यूम्स ऑफ द पोएम द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इन्होंने बहुत सारे वर्क इन किए, जैसे कि 3 वॉल्यूम में लिखी गई जो पोएम है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में पब्लिश हुआ था। द वर्ड ऑफ टाइम 1912 में पब्लिश हुई है, एट द ब्रोकन विंग 1912 में। तो इन सारी चीज़ें इनकी लिखी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोएम रहा है। द टाइम्स, इन्होंने द टाइम्स में लिखा, द पोएट्री सीम्स टू, टाइम्स ने इनके बारे में लिखा कि हर पोएट्री, मतलब इनकी जो पोएट्री है, सीम्स टू सिंग इट सेल्फ, है ना, एज इफ हर स्विफ्ट थॉट एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन स्प्रिंग इन टू लिरिक्स ऑफ देमसेल्व्स। तो ये जो कोटेशन है दिया गया था, डिलीवर किया गया था, मतलब सरोजिनी नायडू के लिए द टाइम्स ने लिखा था। विलेज सॉन्ग मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, द विलेज सॉन्ग इज एन अवोवेल ऑफ द पोएट फिर्म faith in God. Sarojini Naidu expressed her inmost fear and pray to God to guide her thought and darkness. जो मतलब इसमें उन्होंने ये बताया कि पोएट फिल्म फेथ इन गॉड, विश्वास करते हैं गॉड पर। सरोजिनी नायडू एक्सप्रेस हर इनमोस्ट फियर, जो डर होता है, जो प्रे कर रहे हैं गॉड से, गाइड हर मतलब उनको गाइड करे, है ना, बच्चों को गाइड करें, उन्हें गाइड करें ताकि वो डार्कनेस से बाहर निकल सके। पोएम की अगर हम बात करें तो इस पोएम में पब्लिश किया गया था 1912 में, और ये 16 लाइन्स का पोएम है, और इसको 4 क्वार्टरन्स में डिवाइड किया गया है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है, AABB और AACC, DD AA EE इस तरीके से राइमिंग स्कीम रहा है। इस पोएम के अगर हम और भी आगे चलते हैं तो इन दिस पोएम पोएट जो है ना, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है, जो मैंने आपको बताया, जो बाहर के जो अर्बन साइड की जो लाइफ होती है और गांव की लाइफ जो होती है वो अलग होती है। एक्चुअली मेटालिस्टिक लाइफ और नेचर लाइफ के बीच में, नेचुरल लाइफ के बीच में कंपैरिजन किया गया है पोएट के द्वारा। और विलेज सॉन्ग बाय सरोजिनी नायडू इज अ ब्यूटीफुल पोएम दैट स्पीक अबाउट ट्रेडिशनल इंडियन विलेज के बारे में बात हो गई है।
और इस पोएम के और बारे में बात करें तो पोएट डिस्क्राइब करते हैं डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय इंडियन विलेज वुमेन, यानी जो इंडियन वुमेन्स होते हैं वो काफ़ी विलेज वुमेन्स वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि आवर सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, डेट्स वाई मेन रीजंस, ओके। और उनमें भी विलेज वाला जो हमारी फैसिलिटी बहुत कम है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा होने वजह से सरकार उस सारे फैसिलिटी को फुलफ़िल करती है, लेकिन वो जल्दी कंज्यूम कर दी जाती है, ख़त्म हो जाती है। इट वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन सरोजनी नायडू सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोएम द बर्ड ऑफ टाइम में पब्लिश्ड हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आपका है कि सरोजनी नायडू सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोएम द बर्ड ऑफ टाइम में पब्लिश्ड हुई थी। ये सभी पॉइंट याद रखोगे। ये 1912 में पब्लिश्ड हुआ था। इसमें 16 लाइन्स है जो 4 क्वार्टरेंस में बांटा गया है, 4 4 6, और इसका राइमिंग स्कीम ए ए बी बी सी सी ए ए सी सी डी डी ए ए ई ई ए ए। तो इस तरीके से इसका और मेटालिस्टिक लाइफ और नेचुरल लाइफ के बीच में ये कंपैरिजन किया गया। बर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इसको पब्लिश किया गया था सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएम बर्ड ऑफ टाइम में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखोगे। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज ए स्मॉल गर्ल लिविंग इन विलेज हु हैज़ गॉन अ फिच वाटर फ्रॉम रिवर डेट ऑफ फार अवे फ्रॉम हर होम। वही चीज़ है कि घड़ा लेकर, फीचर मतलब घड़ा घड़ा को सर पर रख के जाती है, पानी भरती है नदी से, और जो काफ़ी दूर होती है उसके घर से, ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। पोएम नंबर 8, चैप्टर 8 की बात करते हैं। फॉलोवर्स। फॉलोवर्स इन द मतलब आप जैसे फॉलो करते हो ना चीज़ों को, कहाँ फॉलो करते हो? हाँ जी, इंसानों को फॉलो करते हो, हाँ, सोशल साइट पे भी फॉलो करते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो डेट इज द रिटेन बाय सेमस हैनी के द्वारा लिखी गई है। तो पहले हम कुछ जान लेते हैं कि फॉलोवर्स मतलब बताएंगे पोएम में। पहले हम जान लेते हैं सेमस हैनी के बारे में। इनकी जन्म हुई थी 13 अप्रैल 1939 को कैटल डाउनसन में, नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरिश पोएम है, आपको W.B. येट्स, हाँ, विलियम बटलर येट्स भी वहीं के थे, आयरिश। ठीक है, मैंने पढ़ा है इसके इनके बारे में। डाइट, इनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 2013 में, डबलिन में, जो आयरलैंड में है। इनके बारे में अगर हम ज़्यादा जानते हैं तो ये ईट्स के टाइम के काफ़ी फेमस पोएट रहे। ईट्स के बाद आयरलैंड में और वर्ल्ड में भी इन ये नोबेल प्राइज से ही वाज अ नोबेल लॉरेट, ओके, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1995। सिमस हैनी वाज बॉर्न इन कंट्री डेरी इन नॉर्दर्न आयरलैंड, ओके। और इनकी फैमिली फार्मिंग और सेलिंग कैटल्स वगैरह में इंगेज थी। मतलब इनकी ऑक्यूपेशन की अगर बात करें फैमिली का, तो फार्मिंग और सेलिंग कैटल्स वगैरह। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो वीडियो आपको लाइक कर बनता है ना, तो वीडियो आप लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ ना, है ना। चलो, हाँ, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई इशू नहीं है। चलिए, फिर एजुकेशन, इनकी जो एजुकेशन हुई है क्वींस यूनिवर्सिटी से, जो बेलफास्ट में रहा है। और कह सकते हैं कि इनको एक जैसे कि हम टीचर बनने जाते हैं तो हमें B.Ed की डिग्री मिलती है टीचर्स के लिए, तो उनको भी टीचर सर्टिफिकेट मिला था सेंट जोसेफ से, और उनको टीचर्स वगैरह बनने के लिए परमिशन, और उन्होंने अपने कैरियर एक टीचर के रूप में स्टार्ट किया था। ठीक है, हिज फर्स्ट वॉल्यूम जो रहा है डेथ ऑफ नेचुरलिस्टिक रहा है 1966 में जो पब्लिश हुआ है, और बहुत सारे उसमें उन्होंने प्राइज भी प्राप्त किया है। हिज जो सिलेक्टेड जो पोएम्स में से स्पिरिट लेवल 1996, ओपन ग्राउंड सिलेक्टेड पोएम्स 1966, 1998 में द 2 वॉल्यूम ऑफ एसे रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ द टंग रहा है 1998 में, एंड द रेड्रेस ऑफ पोएट्री रहा है 1995 में। ये सारी चीज़। अब पोएम के बारे में जान लेते हैं। तो पोएम्स जो फॉलोअर्स है ना, एक्चुअली ये रेट्रोस्पेक्टिव पीस दैट डिस्क्राइब हाउ द पोएट यूज्ड टू गो फ्लोइंग विथ हिज फादर इन हिज चाइल्डहुड एज। मतलब ये अपने पोएट बचपन की यादों को ये ताज़ा करते हुए कहते हैं कि वो कैसे अपने पापा को फॉलो करते थे, क्योंकि पापा उनके प्लॉइंग हर जैसे कि खेत में जाते थे, खेत में हल वगैरह जो लगाकर वो जोतते थे खेत को, है ना। तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करते थे, वो भी हेल्प करते थे। द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस piece of worshipful descriptions of by a son of his father, or remembers how he looked the acted as he plowed their fields. The father is described as being powerful, strong beyond measure, and the total control of his team. मतलब फादर को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग और फेथ दिखाया गया कि बच्चे फादर पर कितनी बिलीव करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और उनको इमिटेट करते हैं, है ना। द फॉर ऑफ लॉ, अनेबल टू इम्यूलेट द फादर स्ट्रेंथ इन वेरी
last stanza of the poem rolls reverse, and the speaker is now the strong one of the faith with the father depending on him and following him as he plow. You can say that कि children always follow parents. Okay, and now here in this poem describing by poet कि कैसे एक बच्चा अपने पापा को फॉलो करता है, उसके पापा के जो फेथ होता है, पापा पर विश्वास होता है, उनको स्ट्रॉन्ग मांगता है, उन सारी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है. इट इज़ 6 स्टेंजा पीस. इसमें 6 स्टेंजा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइन, और क्वार्टरेंस में डिवाइड किया गया है 4 लाइन्स स्टेंजा, है ना. तो समझते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, दैट इज रिटेन बाय सुजाता भट्ट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट सुजाता भट्ट कि वो कौन थे, कहाँ से रहते थे और क्या क्या लिखी इन्होंने. तो देखते एक्चुअली इनकी जो जन्म हुआ है ना, इंडिया में हुआ था, और अहमदाबाद की थी ये, अहमदाबाद गुजरात, और 1956 में. बाद में ये पली बड़ी पुणे में, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट चली गई. इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिया. ही रिसीव्ड शी रिसीव्ड हर MFA फ्रॉम द राइटर वर्कशॉप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लावा एंड नाउ लिव्स. अभी वो जर्मनी रहती है अपने हस्बैंड और डॉटर के साथ, अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ, और जर्मनी में रहती है. इनकी जो वर्क रही है काफ़ी ज़्यादा वाइडली एंथोलॉज्ड, ब्रॉडकास्ट, रेडियो, टेलीविज़न पर भी पब्लिश्ड हुआ है ना. ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 20 लैंग्वेज. इन्होंने बहुत सारे मतलब 20 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन इनको देखने को मिलता है. अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोएट से पोएम के बारे में जानना. पोएम में एक्चुअली क्या कहा गया है. तो वॉइस ऑफ द अनवांटेड जो गर्ल है ना, ये लिया गया एंथोलॉजी ऑफ पोएम द मदर वे ऑफ वियरिंग अ साड़ी, वियरिंग ऑफ साड़ी. ठीक है. तो इसमें एक सेंसिटिविटी एंड सोशल कंसर्न को दिखाने की कोशिश किया गया. क्या दिखाया गया मैं आपको बताता हूँ. कंटेम्प्रेरी सोशल इशू के बारे में, जो ब्रूचुअल प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड. जैसे कि हम लोग, हमारे सोसाइटी क्या है, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लड़कों को जन्म देना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे जो लड़के होते हैं वो हमारे धरोहर, हमारे जो मतलब जो विरासत है उसको संभालेगा. विरासत वर्ड, वाह, कितनी बड़ा लगता है अपने आप में. हाँ, सुनने में लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते. बेटियां पराये धन होती है बोलकर लोग क्या करते हैं, इस वजह से बेटियों का जन्म देने से लोग डरते हैं. और सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, डॉरी सप्रेशन, डॉरी सिस्टम. ओके, डॉरी सिस्टम में क्या होता है कि लोग ज़बरदस्ती दहेज मांगते हैं. जिनके पास है वो दे रहे, वो सही है. जिनके पास नहीं है, वो अगर ज़बरदस्ती उनसे बोल रहे हैं कि आप दो, तो इसको लेकर भी लड़कियों को जन्म नहीं देना चाहते हैं. प्रॉब्लम ये भी आती है ना. तो वो कहीं ना कहीं ये मतलब बोलना चाह रहे हैं, घात करना चाह रहे हैं कि माँ तुमने मुझे मार दिया. नो वन वांटेड. क्या पहला जो लाइन है, मैं आपको एक्चुअली मैं ये पोएम नहीं बताऊंगा आपको, पोएम का सारा समरी बता दिया. मदर आई एम द वन, मैं वही था. यू सेंट अवे, जो मुझे दूर तुमने कर दिया. यू सेंट अवे, तुमने सुन यहाँ हम अपने से दूर कर दिया. व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल, जब डॉक्टर ने बोला कि मैं लड़की हूँ, तो तुमने उसको क्या किया, तुम अवॉर्ड कर दिया, मतलब अबॉर्शन कर दिया, अवॉर्ड कर दिया, मुझे दूर कर दिया. इन सारी चीज़ों को इसमें बताने की कोशिश की गई. तो थीम इसका है कंटेम्प्रेरी सोशल इशू. ओके, और इस पर अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड का स्पीकर, मतलब यहाँ पर बात करें द प्लेस, ये बॉम्बे की बात, सिंबल ऑफ मॉडर्निटी. ये बॉम्बे मतलब जो इस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलता है अर्बन सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पर खर्चे, अपने बच्चों को उतनी पॉपुलेशन नहीं देखना चाहते, उनकी इनकम कम होती है. हमारे जो कंट्री इंडिया लो इनकम कंट्री बोल सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर जो प्लेस है, यहाँ पर बॉम्बे को दिखाया गया है, मॉडर्निटी को दिखाई गई है, और डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिवनेस को भी दिखाया गया. लैंग्वेज अगर हम बात करें, यूज ऑफ इमेज इंडिकेटिंग द डेंजर्स ऑफ मॉडर्निटी एंड स्टाइलिटी ऑफ थॉट. देयर इज अ सैडनेस, डिस्ट्रेस एंड प्रोटेस्ट इन टोन में. इसमें मतलब सैडनेस और डिस्ट्रेस, सैड, ये सभी चीज़ें दिखाई है. प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों को देखने को मिलता है. एंड द लास्ट चैप्टर हम आज देखेंगे आज के वीडियो का, साउथ दिल्ली मर्डर, डैट इज द रिटन बाय तबीस खैर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, साउथ दिल्ली मर्डर जो है, तबीस खैर के बारे में पहले हम लोग जान जाते हैं. ये 11th क्लास का सबसे लास्ट पोएम है, 10th. पोएट इनकी जन्म रांची में हुई थी. ठीक है, उस समय बिहार जो था, और रांची मतलब बिहार में ही था. ठीक है, और 21 मार्च 1966. एजुकेशन मगध यूनिवर्सिटी गया,
बिहार से हुआ है, और ये बीए इंग्लिश से थे, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। फिर इन्होंने 1986 में भी एमए किया, 1990 यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क, पीएचडी मेरिट स्कॉलर थे, पीएचडी 99, मतलब बहुत सारे इनके पास डिग्री आ रही है। फैमिली मैरिड ट्राइन ओ जेंसन 1993 में करते हैं, ओ जेंसन से इनकी शादी हो जाती है 1993 में। करियर की अगर बात करें तो इनकी जो टीचर के रूप में ये अपना करियर स्टार्ट किए थे नजरत एकेडमी गया, नजरत एकेडमी जो गया में है 1986 में। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बने टाइम्स ऑफ इंडिया में, पटना बिहार में। 1986 और 87 में स्टाफ रिपोर्टर बन जाते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का, दिल्ली इंडिया में। और 1990 और 93 में एडिटर बन जाते हैं यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन ऑफिस कोपेनहेगन में। वाओ, जर्नी कितना जंप मारा, हाँ? पटना से दिल्ली, दिल्ली से कोपेनहेगन चले जाते हैं। वाओ, सो नाइस। 1996-97 में अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल लेक्चर बने, और 1998-99 में देखें तो लेक्चरर बन जाते हैं। 1999-2001 में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना स्टार्ट कर। वाओ, सो नाइस, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ, ओके। तो ये सभी चीज़ें हम कह सकते हैं। अवार्ड अगर देखा जाए तो नेशनल एसे कॉम्पिटिशन्स प्राइज इन्होंने जीता, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च दिल्ली इंडिया 1986-87। एसे कॉम्पिटिशन की अगर बात करें तो लीग ऑफ अरब स्टेट मिशन दिल्ली इंडिया। 1989 में इन्होंने ट्रैवल अवार्ड जीता, ठीक है, जो एडेला फाउंडेशन डेनमार्क 90। ये सब मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट प्राइज इन्होंने ऑल इंडियन पोएट्री कॉम्पिटिशन 1995-1996 में जीता। तो दैट्स अ ग्रेट। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। नेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो ये डेनमार्क में अभी शिफ्ट कर गए हैं, परमानेंट रेसिडेंट। अब और पोएम की अगर हम बात करें तो इस पोएम में एक साउथ दिल्ली मर्डर में जैसे कि दो बूढ़ी दाम्पति ओल्ड मैन रहते हैं, वुमेन्स रहते हैं, उनके बेटे अमेरिका में काम करते हैं, उनके घर में एक नौकर रहता है। और जनरली दिल्ली उल्ली में देखेंगे तो बिहार यूपी के लोग ज़्यादा, राजस्थान के लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉवर्टी है, गरीबी ज़्यादा है, तो इसलिए काम करने के लिए वहाँ पर घर में कामों करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग रहते हैं। तो वहाँ पर भी, यहाँ पर और नेपाली लोग भी रहते हैं। तो वहाँ पर एक बूढ़ी दाम्पत्ति के घर में एक नौकर रहते हैं काम करने के लिए, जो मतलब वो क्या करते हैं कि बाद में वो दोनों बूढ़ी दाम्पत्ति एक मरे हुए अवस्था में डेड बॉडी उनकी मिलती है। तो शक होता है पुलिस को कि किसने मारा, नाम लेता है, उसके मुंह से निकलते नेपाली या फिर बिहारी। तो यहाँ पर बिहारी की बात आती है, जो लड़का रहता था इनके घर में वो बिहारी था। तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ता है कि बिहारी की बात होती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें बिहार को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिहार लोग उधर मूव करते हैं। तो यही सारा इन्वेस्टिगेशन चलता है, वो बूढ़ी मर गई, कैसे मर गई, कितना इमोशन दिखाने की कोशिश किया गया कि कैसे वो अच्छा लड़का को ट्रस्ट करके वो रखी थी और उस पर इसने विश्वासघात किया। तो इस सारे चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया। इसमें 7th स्टेंजा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आपके। मैंने कुछ जल्दी ज़्यादा फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए सॉरी प्लीज़, ओके। लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से मैं आप लोगों को सारा सोच रहा हूँ करवा दूँ, ताकि आपको 9th 10th भी करवा दूँगा, 11th अभी हो गया, ये प्रोज इसका करवा देता हूँ, ठीक है। कल तक मैं कोशिश करूँगा कल ही इसका वीडियो प्रोज का डाल दूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अपना तैयारी जारी रखें। आई होप आप सबका सिलेक्शन होना चाहिए, सारे बच्चों का सिलेक्शन, दोस्तों का सिलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।